नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम गोलमेज सम्मेलन और रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट एवं गांधी एवं अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों पर था और सरकार का दमन चक्र तेजी से चल रहा था, उसी समय वायसराय लॉर्ड इरविन और साइमन ने सरकार पर यह दबाव डाला कि वह भारतीय नेताओं और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सलाह मशविरा करके भारत की संवैधानिक समस्याओं पर कोई निर्णय लें। इसी उद्देश्य से लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों का कोई आशाजनक परिणाम नहीं निकला, उल्टे इससे भारत के विभिन्न वर्गों और संप्रदायों में मतभेद ही बढ़ा, सांप्रदायिकता के विकास में अत्यधिक वृद्धि हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के प्रयासों से हुआ था। यह सम्मेलन साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लंदन में बुलाई गई थी। इसमें भारतीय नेताओं और अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इस सम्मेलन में गांधी और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, परंतु सांप्रदायिक वर्गों के प्रतिनिधियों, लीग, हिंदू महासभा, सिखों, ईसाइयों, अनुसूचित जातियों, भूमिपतियों, उद्योगपतियों, देशी नरेश, यूरोपीय, इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सरकारों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधियों का इस प्रकार से चयन किया गया था कि सम्मेलन में कांग्रेस का प्रभाव बिल्कुल भी लक्षित न हो और उपस्थित भारतीय प्रतिनिधि किसी सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंच सके। इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के 3 अधिवेशन हुए। सम्मेलन में बोलते हुए जॉर्ज पंचम ने विभिन्न वर्गों और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। सम्मेलन जब प्रारंभ हुआ उसी समय से ही वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे उनमें मतभेद दिखाई देने लगा। उदाहरण के लिए भारतीय प्रतिनिधि भारत के लिए एक संघ की स्थापना पर बल दे रहे थे। अंग्रेज प्रतिनिधि भारत को औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने के भी विरोधी थे। इसी प्रकार अंबेडकर अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था चाहते थे, तो मुसलमान एक ही साथ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व एवं अधिप्रतिनिधित्व की बातें कर रहे थे। नतीजा यह निकला कि कोई भी सर्वमान्य हल नहीं निकल सका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के बहिष्कार ने इसको निरर्थक बना दिया। प्रोफेसर विपिन चंद्रा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई निर्णय सम्मेलन वैसे ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। उपस्थित भारतीय प्रतिनिधि कोई भी सर्वमान्य निर्णय नहीं ले सके। स्वतंत्रता, औपनिवेशिक स्वराज की मांग के प्रश्न को छोड़कर सदस्य सांप्रदायिक प्रश्न के निपटारे में लगे हुए थे, परंतु उसका भी हल नहीं ढूंढ सके। इसके पश्चात दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा
उसकी समाप्ति के पश्चात गांधी और इरविन में समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया। इस समय तक भारत में इरविन के स्थान पर विलिंगडन वाइसराय बनकर आ चुके थे। इंग्लैंड में भी लेबर पार्टी के स्थान पर सर्वदलीय सरकार बन चुकी थी। इससे प्रधानमंत्री रमसे मैकडॉनल्ड की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। नए वाइसराय ने गांधी इरविन समझौते की धाराओं को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, बल्कि वे विभिन्न वर्गों में मतभेद बढ़ाने और दमनात्मक कार्यवाही करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। हिंसक दंगे हो रहे थे। ऐसी ही परिस्थिति में काफ़ी सोच विचार करने के बाद गांधी जी अगस्त 1931 में सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत से लंदन के लिए रवाना हुए। सितंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय हितों की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल होकर लौटे। सम्मेलन में भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचे और अल्पसंख्यक, ये दो प्रमुख मुद्दे थे। गांधी जी ने सम्मेलन में यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और वाइसराय के अनावश्यक अधिकारों में कटौती की बात की, परंतु प्रारंभ से ही अंग्रेज़ों की मंशा सही नहीं थी। इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक प्रश्नों को ही प्राथमिकता दी। भारतीय सांप्रदायिक वर्ग भी गांधी जी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। आगा खान, हिंदू और सिख प्रतिक्रियावादी, डॉक्टर अंबेडकर सभी अपने अपने हितों की तरफ ही ध्यान दे रहे थे। इन सब ने मिलकर गांधी के विरुद्ध एक मोर्चा तैयार कर लिया। फलस्वरूप गांधी की आदर्शवादी बातें निरर्थक सिद्ध हुई। सम्मेलन की विफलता का लाभ उठाकर रैमसे मैकडॉनल्ड ने भारत के लिए एक योजना रखी। इस योजना में जो है, इसे ही सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। इसमें भारतीय एकता को तोड़कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने पर अंग्रेज़ों ने ध्यान दिया था। सरकार के रुख से दुखी होकर, निराश होकर गांधी जी दिसंबर 1931 में भारत लौटे। वाइसराय विलिंगडन ने बहुत कठोर दमन चक्र प्रारंभ कर दिया था। प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान इत्यादि गांधी जी के भारत लौटने से पूर्व ही गिरफ्तार हो चुके थे। बंगाल में असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित कर सरकार ने राष्ट्रवादियों को परेशान करवाया। गांधी ने दमनात्मक कार्यवाही रोकने की अपील की, परंतु सरकार ने उनकी सलाह नहीं मानी। कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। पुलिस अत्याचार बढ़ गए, प्रेस पर पाबंदियां बढ़ गई और कानून के बदले अध्यादेश द्वारा शासन चलाया जाने लगा। गांधी ने बदलती परिस्थितियों में व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई, लेकिन सरकार के सांप्रदायिक निर्णय से वे हतोत्साहित हो उठे। मई 1933 में आंदोलन को कांग्रेस ने स्थगित कर दिया और 1934 में इसे वापस ले लिया गया। अब हम उस सांप्रदायिक पंचाट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे कि कांग्रेस और गांधी हतोत्साहित हो उठे थे। इसे हम रैमसे मैकडॉनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्णय कहते हैं। भारत में राष्ट्रवादी भावना के विकास को दबाने के लिए
अंग्रेज़ों ने बल प्रयोग के अतिरिक्त छल प्रपंच एवं कूटनीति का भी सहारा लिया। भारतीय एकता को तोड़ने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। देशी नरेश और पूंजीपति पहले से ही उनके हिमायती थे। मुसलमानों का भी एक बड़ा वर्ग मुस्लिम लीग के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग अपनी राजनीति चला रहा था। सिख, हरिजन, एंग्लो इंडियन भी अपनी विशेष सुविधाओं के लिए प्रयास कर रहे थे। परिणाम यह होता था कि राष्ट्रीय आंदोलन ऊपर से भले ही संगठित दिखाई पड़ता था, लेकिन अंदर ही अंदर वर्ग विशेष के नेता अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार के प्रति नरम या गरम रुख अपना रहे होते थे। अंग्रेज राजनीतिज्ञ इस तथ्य को भांप गए। फलस्वरूप जब भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, उसमें अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिक प्रश्नों के निपटारे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। आगा खान, अंबेडकर एवं अन्य वर्ग विशेष के नेता भी इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की मदद कर रहे थे। गांधी जी ने सांप्रदायिकता को इतना महत्व नहीं दिया। गांधी जी की सफलता केवल इतनी ही रही कि फिलहाल सांप्रदायिक प्रश्नों का निपटारा नहीं हुआ। संवैधानिक सुधारों का जो प्रारूप तैयार हुआ था उसमें गांधी जी निराश होकर वापस लौट आए और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल सिद्ध हुआ। गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बीच की आपसी खाई को और बढ़ाने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से 14 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडॉनल्ड ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा, जो कि सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक पंचाट के नाम से विख्यात है, वह घोषित की। इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों की संख्या दुगनी कर दी गई और इनमें भी जो अल्पसंख्यक और विशेष हितों वाले संप्रदाय थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। अलग अलग जो प्रतिनिधित्व थे, जैसे मुसलमान, सिख, दलित, पिछड़ी जातियां, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, व्यापारिक एवं औद्योगिक वर्ग, इन सभी संप्रदायों को अलग इनकी संख्या बढ़ा दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त श्रम, वाणिज्य, उद्योग, चाय बागान संघों, जमींदारों और विश्वविद्यालयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा स्थान आरक्षित किए गए। जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्या में थे उन्हें वैसी रियायतें नहीं दी गई जैसी मुसलमानों को दी गई जहां उनकी जनसंख्या कम थी। जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या कम थी वहां जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु पंजाब और बंगाल में जहां मुसलमान बहुमत में थे उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात से लगभग दुगने के लगभग स्थान दिए गए। इस सांप्रदायिक पंचाट से केवल वर्ग विशेष के प्रतिनिधि जिनके स्वार्थों की रक्षा हुई थी वही प्रसन्न थे। अन्य राष्ट्रवादी तत्व, कांग्रेस और विशेषतया गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए। गांधी जी इस निर्णय से अत्यंत दुखी थे और इस निर्णय का सबसे दुखद पहलू यह था कि इसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। अछूतों को हिंदुओं से अलग कर उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था से गांधी को गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने सरकार को यह धमकी दी कि यदि पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त नहीं की गई तो वे 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ कर देंगे।
गांधी के इस निर्णय से भारतीय नेता चिंतित हो उठे। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि ने अंबेडकर से समझौता वार्ता प्रारंभ की। पूना में एक सम्मेलन हुआ, इसके आधार पर पूना समझौता हुआ। इस समझौते में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ। इसकी सबसे प्रमुख बात थी कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी गई। इसके बदले उनके लिए 71 के बजाय 148 स्थान आरक्षित कर दिए गए। इन आरक्षित स्थानों के लिए 2 भागों में चुनाव कराने की व्यवस्था की गई। पहले चरण में अछूतों को ही प्रत्येक आरक्षित स्थान के लिए 4 प्रत्याशी चुनने थे। दूसरे चरण में अछूत उच्च वर्गीय हिंदुओं के साथ मिलकर किसी एक सदस्य का चुनाव कर सकते थे। केंद्रीय विधायिका में भी इनके लिए 18 स्थान सुरक्षित किए गए। स्थानीय संस्थाओं, सार्वजनिक सेवाओं में भी उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। उनके समुचित शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रयास करने की व्यवस्था की गई। इस समझौते के पश्चात गांधी जी का ध्यान पुनः हरिजनोद्धार की तरफ लग गया। उन्होंने यह महसूस किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति मंद पड़ रही है। अतः उन्होंने हरिजनोद्धार के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई, अछूतों के लिए उपवास भी रखे, अस्पृश्यता निवारण के प्रयास किए गए। इसी बीच लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इसमें कांग्रेस और गांधी शामिल नहीं हुए। फलतः यह सम्मेलन भी असफल रहा। इसके पश्चात सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इस श्वेत पत्र में संवैधानिक सुधारों और भारत के लिए एक नए संविधान के निर्माण की बात कही गई थी, परंतु इसके अधिकांश प्रस्ताव प्रतिगामी थे। इसमें उत्तरदायी शासन के स्थापना की कोई बात नहीं